हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं कृतिका और हमारी पूरी आस्क टीम के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सॉरी लेट आने के लिए। जैसे कि अदिति मैम बोलती है कि हमेशा हर चीज का शगुन होता है, तो हमारा भी लेट आना एक अच्छा शगुन ही लगता है मुझे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए एक थ्योरी बेस्ड क्लास हम लोग लेकर आते हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम पिछले सैटरडे को कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 जिसमें कुछ एग्जाम्स जो भी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में, और जो भी आप लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज आपको हम सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसमें अदिति मैम और शिव सर आपको बहुत अच्छे से और थोड़ा बहुत मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सब लोग रेडी हो जाएं आज की क्लास के लिए। और अब जो पुरानी बातें आप लोग कर रहे हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, सबसे हट करके सीधा यूट्यूब पर आ जाओ और हमारी क्लास को एक बार जल्दी से आपके जितने ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सभी को गुड आफ्टरनून। तो शिव सर क्या रेडी आज आपके लिए, आज के लिए आप? जी मैम, बिल्कुल रेडी हैं। और जैसा कि लास्ट टाइम हमारा जो सेशन था वो काफी अच्छा रहा था और उसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको क्लियर किया था, और आज हम उसका जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है उसको हम करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। प्लस जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनसे रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे। तो काफी अच्छा सेशन आज का हमारा होने वाला है। बिल्कुल मैम। सर जैसे मैम और सर ने आप लोगों को बताया गाइस कि प्लानिंग तो हमारी प्रॉपर है, हम लोगों ने सारे डिस्कशन कर लिया है। पिछली बार जो आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आए थे टॉपिक टॉक्स, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ होगा होपफुली, और इसीलिए इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी नए अफेयर्स आए हैं, जो भी नई स्कीम्स हैं जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले मई 2021 एग्जाम को टारगेट करते हुए, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर हमने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो हम लोगों को लगता है कि मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप लोगों से इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ऑलरेडी 2 मिनट हो गया है क्लास को चालू करें, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और मैक्सिमम स्टूडेंट जब हमारे सामने यहाँ पर हो तो उसके बाद हम बढ़िया तैयारी करें और अपनी डिस्कशन शुरू करें। राइट? बिल्कुल मैम। तो एक बार इसको जल्दी से सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, मैं भी कर देती हूँ। हमने ऑलरेडी कर दिया है। जब तक कहाँ गए, ये गए। आज आईसीटी की क्लास नहीं थी मैम की। आदिति मैम बिजी है, मैं रिप्लाई दे देती हूँ। थैंक यू। ये क्लासेस गाइस मंडे टू फ्राइडे होती है। सैटरडे संडे आपके लिए स्पेशल इवेंट्स होते हैं जिसमें आप ही के पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को ही कवर किया जाता है। अभी ये क्लास भी आपके पेपर 1 के एनवायरनमेंट के सिलेबस को भी, और जो करंट मतलब ये मानती हूँ मैं ओवरऑल पेपर 1 का ही सिलेबस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एमसीक्यूज जनरली आप लोग करते ही हैं, हम भी नाइट कैमरा एक्शन में एमसीक्यूज ही लेके आते हैं। पर अभी क्योंकि पिछला जो सेशन था सर और मैम, उसके लेकर बहुत अच्छे अपने को फीडबैक मिला कि इससे काफी लोगों को बेनिफिट भी हुआ। नो डाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सभी लोग जानते हैं, बट एक ये होता है कि हम एक चीज को एक बार पढ़ लेते हैं तो शायद दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें वो आता है, लेकिन जब भी किसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो एक नई नॉलेज मिलती है। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि मैम सही बोल रहे हो आप, सबसे बड़ा मिथ होता है कि पढ़ लिया अब क्या पढ़ना दोबारा। हाँ, और कई बार ऐसा होता है जो एक बार हम पढ़ लेते हैं उस पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस आता है तो हमें ही आता है। लाइक ये तो अपने साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। एक टॉपिक को जब पढ़ लेते तो दोबारा ये लगता है कि मुझे सब पता है उसके बारे में, पर जब पढ़ते हैं उसको तो बहुत नई नॉलेज देखने को मिलती है। तो सेम उसी तरह जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नो डाउट सबको इजी लग सकता है, पर इससे रिलेटेड जो मैं बोलती हूँ एग्जाम के नजरिए से हाईली पोटेंशियल टॉपिक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी कवर करता है, ये आपके पॉल्यूशन को भी कवर करता है, और जो आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं सभी को कवर करने वाला ये एक टॉपिक है। तो इसमें मैं मानती हूँ पूरे एनवायरनमेंट को भी लिया जा सकता है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया है। अच्छा वीडियो तो था, पर आप लोग शेयर करोगे सब तक पहुंचेगा तभी तो दोबारा अच्छा लगेगा सबको। बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं हो रही है। चलिए मैम सर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यूज और स्कीम का जो हमारा आज का ये सेशन रहने वाला है इस पर डिस्कशन करने के लिए। ठीक है? तो जैसा कि मैम ने आपको समझाया, और अब शिव सर को बोलेंगे कि शिव सर आप शुरू करें, एक बेस बना दें स्टूडेंट्स का, सो दैट फिर हम लोग स्कीम को आगे डिस्कस कर सकें। जी मैम, तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने किया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में,
तो उसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमारा एक इंटरनेशनल अकॉर्ड है और जिसका नाम है पेरिस अकॉर्ड। ये पेरिस अकॉर्ड जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कोप 21 यानी 2015 में आपका जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था कोप 21 में, इसको वहां पे लागू किया गया था और वहां पे हमें एक चीज अडोप्ट की थी। अडोप्ट क्या किया था? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी हर एक देश का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा टू अचीव द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। तो वहां पे हमने डिसाइड किया कि हमारा जो 40% इंस्टॉल पावर जनरेशन होगा वो हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस होंगे यानी आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से होगा। ठीक है, तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे इनिशिएटिव ये सब चलाए हुए हैं। उनको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसी कड़ी में आपकी जो पहली स्कीम आती है वो है कुसुम स्कीम। तो आज हम जानेंगे कि कुसुम स्कीम क्या है। तो मैम जो कुसुम स्कीम है वो बेसिकली आपकी पेरिस अकॉर्ड को ही एक कदम आगे ले जाने वाली है, क्योंकि पेरिस अकॉर्ड में हमने डिसाइड किया था गाइस कि हमारा 175 जो गीगावाट एनर्जी होगा वो अक्षय ऊर्जा से होगा, यानी सोलर एनर्जी से हमारा होने वाला है। और इसमें हमने अलग अलग हमारे टारगेट्स थे बेसिकली, जैसे कि सौर ऊर्जा से आपका 100 गीगावाट, हवा से यानी वायु से आपका 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और स्पाल हाइड्रो पावर से 5 गीगावाट। तो अब पहला कंपोनेंट है हमारा सौर ऊर्जा वाला। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी मैम, कुसुम स्कीम। जो कुसुम स्कीम की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट में फुल फॉर्म से भी आपके कई बार क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये स्कीम का मैं आपको बेसिक जो क्रक्स है वो बता देता हूं कि इसमें ये था कि हमें जो ग्रिड से है एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन होता है वो नहीं करना है, हमें जितना भी इरिगेशन होगा वो सारा का सारा हमें सोलर एनर्जी से ही करना है। सो क्या था कि इस स्कीम में दिस स्कीम कवर ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। ठीक है, इसमें यही है कि ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स हैं जो हमारी फील्ड पे हमें लगाने हैं। और इस स्कीम का जो कैपेसिटी है बेसिकली इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो है 10,000 मेगावाट आपकी जो कैपेसिटी होगी इसमें। और इसमें जो आपके प्लांट लगेंगे गाइस वो अनकल्टिवेटेड लैंड पे लगेंगे। आपके कल्टिवेटेड लैंड पे नहीं लगने हैं, वो अनकल्टिवेटेड लैंड पे लगने हैं। यहाँ पे अनकल्टिवेटेड लैंड इसलिए दिया गया है कि बैरल लैंड को भी हम यूज कर सके, है ना। हमारा कल्टिवेबल लैंड है वो हमारे यूजफुल होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके लिए बैरल लैंड पे ही आप ये जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, उसको आप लगा सकते हैं। एक अच्छी बात ये है गाइज इसमें कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, जो सौर ऊर्जा का वो उत्पादन करेंगे, जितना कृषि में जो उनको यूज आएगा या इरिगेशन में उनके यूज में आएगा वो तो वो यूज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी जो सोलर एनर्जी से हमने प्रोड्यूस की है उसको वो सेल भी कर सकता है। किसको सेल करेगा? वो डिस्कॉम को सेल करेगा, जिससे उसको एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। तो हमारा जो गवर्नमेंट का एक टारगेट है मैम कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। जो फार्मर्स की इनकम है उनको डबल करना है। तो गाइस ये उसी कदम में एक गवर्नमेंट की पहल है कि जो उनसे जो एक्स्ट्रा इनकम होगी उसको वो अपने जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, उनमें वो यूज कर सकता है। और ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले हैं। इससे एक चीज तो ये देखिए कि गाइस जो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन पे लोड कम पड़ेगा, है ना, किसान का एक्सपेंसेस कम होंगे, है ना, और एक अच्छा एक ग्रीन जो एनर्जी है उसकी ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैम। जैसे कुसुम स्कीम सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाई, ऐसे ही हमारे सामने और भी बहुत सारी स्कीम्स है, बट आगे की स्कीम समझाने से पहले मुझे लगता है सर थोड़ा बॉटम अप अप्रोच यूज करें तो स्टूडेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चलेगी इस इंपॉर्टेंट कंटेंट की। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा समझते हैं कि थ्योरी है और थ्योरी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है आप लोगों के लिए
जो यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं और मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक समझाया था, हम सभी ने मिलकर यहाँ पर, और आज हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो अब आप देखना क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर गाइस आप लोगों से बोला जा रहा है लोकेशन ऑफ जियोथर्मल प्लांट्स इन इंडिया के बारे में। 2 स्टेटमेंट गिवन है और आपको इनमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें ताकि सबको पता चल सके कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू आपको पसंद है तो चलो आप ही की तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर सामने है, पढ़िए इसे, समझिए इसे और बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर सही चीज है। जियोथर्मल प्लांट्स इन इंडिया के बारे में यहाँ पर बोला है। आंसर ए आ रहा है और आप लोगों से देखिए बोला जा रहा है मणिकरण प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो पूगा वैली प्लांट है ये कहाँ पर है, ये आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर है। तो आप लोगों को बताना था कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइज ए, यानी कि जो आपका पूगा वैली है वो उत्तराखंड के अंदर नहीं है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो आपका सिचुएटेड है गाइज लद्दाख के अंदर। तो इस तरीके से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो प्लांट आप लोगों के लिए हैं वो भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डोमेन बनते हैं, ये इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है, राइट? तो जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है, ऑफ कोर्स जैसा पिछली बार मुझे अच्छे से याद है कृतिका मैम ने ये चीज समझाई थी आपको, जियोथर्मल, राइट, कि किस तरीके से हीट फ्रॉम अर्थ जो है उसको हम एनर्जी के सोर्स पे यूज करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्लीन और सस्टेनेबल आती है। जी मैम। वही मैम, ये जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें 6 रिसोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली लोग सोलर और विंड को और हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी जानते हैं, बट जियोथर्मल को लेके काफी लोगों में डाउट रहता है। जियोथर्मल का मतलब ये होता है भूताप की। अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो जियो का मतलब होता है जैसे लाइक हमारी अर्थ का गर्म होना। तो जब हमारी जो सन की रेज होती हैं, सोलर सन से 2 तरह की एनर्जी जनरेट हो सकती हैं, एक होते हैं सोलर पावर प्लांट, एक होती है जियोथर्मल। जियोथर्मल में भी मेन कंट्रीब्यूशन सन का रहता है। सन से आने वाली जो रेडिएशन होता है उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड में मान लीजिए पानी मान लीजिए या जो एनर्जी इकट्ठी होती है उस एनर्जी की मदद से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जाती है तो वो जियोथर्मल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। अभी देखा जाए तो मैम बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया में भी। अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया में भी जियोथर्मल के काफी जो केंद्र हैं वो बनाए जा रहे हैं, इसलिए ज्यादातर ये कोस्टल एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है हमें, जो समुद्री तटीय इलाके होते हैं वहां पे ज्यादा पाई जाती है। और जो पूगा वैली है वो लद्दाख के अंदर है। तो एक लद्दाख के अंदर जियोथर्मल एनर्जी को इमेजिन करना ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा एक नया इनिशिएट है, क्योंकि लद्दाख हम सभी जानते हैं कि लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। कोल्ड डेजर्ट होते हुए भी वहां पे एक जियोथर्मल पावर प्लांट बनाया गया, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया में। तो बिल्कुल इसमें आंसर सही मिला बिल्कुल हमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगी शिव सर एक बार इनको समझाए सोलर के बारे में। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा खास है हमारे लिए, है ना, तो समझाना पड़ेगा इसको। हिंट दे दिया। Which is the largest solar power plant of India located? Where is the largest solar power plant of India located? भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। और साथ में आपको नाम भी इसका बताना है कि इस सोलर पावर प्लांट का नाम क्या है, ठीक है? और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए इसकी, है ना, स्टेट से काम नहीं चलेगा। हाँ, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए और इसका सोलर पावर प्लांट का नाम भी चाहिए मुझे। तो बताओ फटाफट से। चले गाइस, और वीडियो को शेयर करना आप लोगों का काम है यार। देखो अगर आप लोगों को नहीं है, अब देखो यार आप लोगों के लिए सैटरडे संडेज कुछ इंपॉर्टेंट लेके आना, हमारे सभी काम छोड़ के यहाँ पे आना। देखो मंडे टू फ्राइडे तो क्लासेस रेगुलर चलती है, बट अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी तरीके से कुछ स्पेशल करते रहें तो शेयरिंग आपकी प्रॉपर चलनी चाहिए, एक वो मोटिवेशन आपकी तरफ से आना चाहिए। चलिए सर आंसर तो देखो सही दे रहे हैं मेरे हिसाब से, राजस्थान सभी को पता है। और जैसा सर ने बोला था ना, क्वेश्चन पढ़ा था इतनी स्माइल के साथ में, हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि भाई हमारे लिए तो खास होगा ही।
मैम ये क्वेश्चन जो आंसर मैं मांग रहा था वो इन्होंने दिया नहीं। इसका देखो कुछ लोग इसका गलत आंसर भी दे रहे हैं। झुंझुनू सर, वो बिल्कुल आप ही को मान लिए सर सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है इतना खास बना दिया आपके लिए कि झुंझुनू पहुंच गए सब लोग। हाँ, सो गाइज ये झुंझुनू नहीं है, ये जोधपुर में है बेसिकली। भाडला जो सोलर पावर प्लांट है आपका, भाडला सोलर पार्क है राजस्थान में। एंड यहाँ पे एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी है जो इसी एरिया को कवर अप करता है गाइज। तो 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने। तो डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, कहाँ पे है? इसी एरिया में है, जोधपुर जैसलमेर के एरिया को ये जो थार मरुस्थल है उसको मिला के बनता है। एक भाडला सोलर पावर प्लांट सोलर पार्क है जो भी आपका जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसकी कैपेसिटी भी आपको याद रखनी है कि इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। सो 2250 मेगावाट इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है अभी, अप्रोक्सीमेटली इतनी कैपेसिटी है। एकड़ के अंदर गाइस ये फैला हुआ है और फुल्ली ऑपरेशन पावर प्लांट है और बहुत बड़ा है। और सर हमको देखने जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल मैम। चलिए कृतिका मैम का क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? अक्सर हमने रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेज पढ़े हैं, अब आपको बताना है डिसएडवांटेज क्या है। और ये हम ऑलरेडी हमारी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जी मैम, मैं यही बोलने वाली थी कि बहुत सारे लोग सिर्फ एडवांटेजेस पे देखते हैं, अपन ने डिसएडवांटेज बताए थे। पर मैम मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एक डिसएडवांटेज को पहचानना मुश्किल भी है। लाइक ऑप्शन थोड़े टफ लग रहे हैं मुझे। अच्छा क्वेश्चन है मैम, तभी तो दिया है कि बहुत अच्छा पता क्वेश्चन चले है। पोटेंशियल क्वेश्चंस। हाँ सर, आपका एड्रेस पूछ रहे हैं कि आप झुंझुनू में कहाँ से हैं? घर से। हाँ घर से हूँ मैं। एड्रेस पूछना हो तो आदित्य मैम से पूछिए, बड़ा सटीक एड्रेस बताती है। और घर से है, इससे बड़ा एड्रेस कुछ नहीं हो सकता, सीधे घर तक पहुंचा दे आपको। घर से है, अर्थ पे है, बढ़िया है एकदम। देखो पीछे भी हमारे पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। चलिए सर आंसर आ रहा है और मैं खुश हूँ कि कुछ लोग मैम देखो समझ रहे हैं, पॉइंट समझ रहे हैं कुछ लोग। हाँ मैम, तो देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर निकल के आता है। सो जिन्होंने भी किया था डी होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब ये है कि इसकी जो सप्लाई होती है उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, रिलायबल नहीं है ये रिसोर्स, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और आपको अगर याद हो तो सोलर कुकर वाला एग्जांपल और बिरयानी वाला एग्जांपल दे के समझाया था कि रिलायबिलिटी नहीं है इनमें, है ना, इनमें रिलायबिलिटी नहीं होती है बिल्कुल। तो जैसा कृतिका मैम बोल रही थी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। लाइक आपकी बिरयानी अब तक नहीं बनी, बिल्कुल कितना टाइम लगाओगे? तो जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं गाइस, ये ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि इनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और इसी वजह से बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं जो आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है सोलर पावर प्लांट के लिए हमें क्लियर स्काई चाहिए, सनशाइन चाहिए, है ना। हाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया? इनमें से कौन सी एनर्जी है गाइस या कौन सी पावर है जो आपको बतानी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी लेके आती है हमारे देश के अंदर? You have already told about it. करंट अफेयर्स इतनी सारी क्लासेस लेते हैं मैम सर, अपन 3 प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो हम कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या बोलते हैं कभी कभी हमको भी याद नहीं होता, पर अच्छी लगता है जब बच्चों को याद होती है चीजें। तो आपको यहाँ पर यही बताना है गाइस कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड ग्रिड किसका है, कौन सी पावर का है? विंड, सोलर, बायोमास या फिर स्मॉल हाइड्रो पावर? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सही आंसर दे रहे हैं। जैसे शीतल ने सही आंसर दिया, एक मैं देख पा रही हूँ, खुशबू ने सही आंसर दिया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस ए, यानी कि आपकी विंड पावर। और ये कृतिका मैम ने बहुत डिटेल में समझाया था लास्ट क्लास में। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम सोलर को आंसर लगा के आते हैं, तो सोलर नहीं है, विंड है। और ये चीज समझाई भी थी उसी क्लास के अंदर। तो विंड पावर है गाइस। आपको याद होगा पिछली क्लास में जब हम क्लास ले रहे थे तो मैंने ये बताया था कि विंड पावर का जो सबसे पहले प्लांट था वो नीदरलैंड में लगाया गया था। और मैम आप मानोगे नहीं,
अगले दिन जब क्लास हुई तो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे बोला कि मैम आज हमारा एग्जाम था और उनकी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था कि दुनिया में सबसे पहला विंड पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था। वो बोले मैम नीदरलैंड ऑप्शन था और हम करके आए। सीरियसली मैम मुझे इतना लगा कि कल ही मैंने क्लास ली, कल की क्लास में बताया और उन्होंने स्पेशली क्लास में आके मुझे बताया कि मैम ये सवाल हमारी एग्जाम में पूछा गया था। आई डोंट नो एग्जाम किसका था, पर वो एक सवाल उनके पूछा गया था। तो कुछ लोग बोलते हैं चाइना आंसर होगा, पर वही जवाब देते हैं कि नहीं नीदरलैंड आंसर है, क्योंकि ऐसी चीजों में चाइना को लगता है कि चाइना बहुत एडवांस है, बट राइट आंसर उन्होंने नीदरलैंड किया था। बिल्कुल, और ये चीज बहुत, यही तो होता है गाइस, स्पॉन्टेनिटी इज एवरीथिंग। आपको ऐसा लगता है कि यार आज की क्लास तो ठीक है, बट कब कौन सी क्लास में कौन सी कही हुई बात आपका एग्जाम में आ जाए, देखो ये हम देखो पहले ही बता देते हैं, इस चैनल पे कभी आपको कोई फॉल्स चीजें नहीं बताई जाती। ऐसा नहीं है कि यही पढ़ लो यही आएगा। ऐसे वीडियोस कभी देखे हैं आपने हमसे? कोई नहीं बनाता है, और कोई बनाने जाता है तो दूसरा बंदा उसे रोक लेता है, भाई नहीं, हमारे चैनल की एक डिग्निटी है जिसे मेंटेन करके चलना है। तो हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि यही आएगा एग्जाम में। हम सिर्फ आपको पढ़ाते हैं और पढ़ा के हम आपको ये बताते हैं कि देखो ये मोस्ट पोटेंशियल चीजें हैं, इनको पढ़ लो, आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसा मैम ने बताया नीदरलैंड्स में पहला प्लांट लगा था। हमारे देश में भी बहुत ही ज्यादा लार्ज कैपेसिटी में काम होता है, अराउंड 56.8%, जबकि सोलर का 18.5% है, बायोमास का 16% है और 8.5% है स्मॉल हाइड्रो पावर का। और ये चीज आप लोगों को पाई चार्ट के थ्रू भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर समझाई थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको रिपीट करो। जी सर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट। दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोची केरला, बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु एंड मुंबई महाराष्ट्र। सो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये मेरे एग्जाम में आया था सर। जी मैम, ये मैम देखो एग्जाम में वही चीज पूछी जाती है जो हमारे रेलेवेंट हो, और ये रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाला टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और आने वाले कुछ सालों के लिए रहेगा मैम। ये तो यही है, तो ये पूछा भी जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा सर, क्योंकि जिस हिसाब से जिस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में जो हालत हो रही है हमारे क्लाइमेट की, थोड़े कम टाइम के लिए एनवायरनमेंट जब खत्म होने वाला है, हम भी खत्म ही हो जाएंगे उसके बाद, फिर तो कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा सर। तो करेक्ट आंसर इसका बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा एग्जाम था, मैंने भी खूब सारे दिए हैं, तो पता नहीं कोई तो एग्जाम था जिसमें ये आया था और मुझे अच्छे से याद है। मैं कोची ही करके आई थी, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी सर। जी मैम, तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गाइस, वो भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे पूरे विश्व का 100% सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट है गाइस, है ना। और ये आपका इंडिया का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इन द टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इंटरनेशनल ट्रैफिक के तौर पे अपन देखें तो। खैर ये तो यूजीसी नेट में नहीं पूछेगा मैम, हाँ, बट ये सोलर वाला जो कंपोनेंट है ये आपसे पूछा जाएगा। मुझे लगता है मैम मेरा कनेक्शन विंड के साथ में कुछ ज्यादा ही है। आपकी विंड है, चलो फिर विंड का सवाल है। हाँ, तो बता दो, वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ स्थित है? देखो ये तो एक ऐसा सवाल होगा जो शायद हम तीनों ने ही किसी ना किसी क्लासेस में बताया होगा कि वर्ल्ड के सबसे बड़े फार्म कौन से हैं और इंडिया के कौन से हैं। इसमें तो गलत करने का मतलब ये हो गया कि तीनों को ही गलत ठहरा रहे हो आप, किसी एक को नहीं। सोलर का भी बताया ही था कि सोलर का राजस्थान में है, तो अब विंड का भी बता दो, विंड का कहाँ है? विंड का भी बता दो कहाँ पे। मैम ये देखो अपन ऐसे बोलेंगे ना, ये कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर सब एक जैसा आंसर करने लगेंगे, फिर अपने को बोलेंगे आप लोग हमें। वैसे मैम इसमें तो कंफ्यूजन होने का कोई वो भी नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाएंगे तो आराम से निकाल के लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस। हाँ, कॉमन सेंस का कुछ सवाल नेट में पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा जो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी को लेता है, उसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर माना जाएगा। बस ये कि कनेक्शन बैठाने की देरी है, और मुझे लगता है शायद बैठा भी दिया काफी लोगों ने। तो बी आंसर आया। जी हाँ गाइस, बी बिल्कुल, तमिलनाडु होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विंड एनर्जी में इंडिया में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो तमिलनाडु करता है ना। तो तमिलनाडु के अंदर लगभग गाइस इसकी 1500 मेगावाट की करंट कैपेसिटी है यहाँ पे, 1500 मेगावाट की। और इसका जो विंड फार्म का नाम है वो है आपका मुड्डप्पंडल विंड फार्म, ठीक है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनशोर विंड फार्म है और ये तमिलनाडु के अंदर काफी बिजली की सप्लाई करता है। पर फिर भी ये नहीं बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे ज्यादातर इसी का ही प्रोडक्शन है।
ये कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में आज भी जैसा कि पिछली बार हमने बताया था 79% रिन्यूएबल एनर्जी से काम होता है, ओनली 21% आपके नॉन रिन्यूएबल आती है, जिसमें भी अलग अलग सबका कंट्रीब्यूशन, और हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हाइड्रो पावर का और विंड एनर्जी का रहता है। चलिए, तो सोलर के लिए राजस्थान याद रख लेना और विंड के लिए तमिलनाडु याद रख लेना, ठीक है। आगे मुझे लगता है हाइड्रो भी हमने लगाया ही होगा डेफिनेटली। तो चलिए गाइस, आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक तरीके की सैंड है जो केरला के अंदर आती है, जिसका नाम है मोनाजाइट, है ना। तो आपको ये बताना है जो ये मोना जी है ये कहाँ पे है, किसमें रिच है। ये केरला की सैंड है, ये मोनाजाइट। आपको ये बताना है ये किसमें रिच होती है, कोल में, यूरेनियम में, थोरियम में या फिर प्लैटिनम में। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपने देखा ही ऑफ कोर्स, यूरेनियम और थोरियम दोनों की दोनों ही। केरला जिसमें रिच है, आई गेस आइडिया लगा सकते हो, हिंट अगर देना चाहूँ तो। और मैम ये 2020 का क्वेश्चन था, ये 2020 नेट यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। जी सर, एग्जैक्ट से क्वेश्चन है ये। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं और आंसर दे रहे हैं सभी लोग सी, पर पता नहीं क्यों दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा यूरेनियम। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हिंट भी दिया था कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। वैसे तो थोरियम भी होता है बट नहीं, प्राइमरी सोर्स जिसमें हमारा देश काफी अच्छा है, यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, ठीक है ना। तो यूरेनियम है जिसके अंदर केरला काफी रिच है। केरला की ये जो सैंड है मोनाजाइट, ये काफी रिच होती है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीलियम भी होता है यहाँ पर, जो कि एक इनर्ट गैस है, आप सब जानते हैं, एक तरीके की नोबल गैस है। और नोबल गैस क्या होती है ये मैंने आपको बताया भी था, पीरियोडिक टेबल दिखा के। आई रिमेम्बर करंट अफेयर का एक क्लास चल रहा था और आपको याद करना भी बताया था। हरभजन ने आगरकर को 0 रन पर आउट किया वाले स्टेटमेंट से हम याद करते हैं, जिनका आउटर शेल जो होता है, आउटर शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, फुल्ली फिल्ड जो आपका आउटर शेल होता है उनको बोलते हैं नोबल गैस। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होती है एनवायरनमेंट के अंदर, ये रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनके पास में वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, राइट। मोनाजाइट जो है गाइस एक इंपॉर्टेंट ओर है, किसका, थोरियम का भी है इसके अंदर, साथ ही साथ सीरम भी मिलता है इसमें, ठीक है ना। और जो आप लोगों के प्लेसर डिपॉजिट्स हैं वहां पर ये फाइंड होती है, चाहे इंडिया की बात कर लो, मेडागासागर की बात कर लो, साउथ अफ्रीका की बात कर लो, इसमें लार्ज अमाउंट मिलता है। और आंसर यहाँ पर करेक्ट आपको लगाना था, क्या आंसर आपको करेक्ट लगाना था, मोनाजाइट। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आपको दिखाए, कोशिश की आपको ये समझाने की कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये पार्ट रह सकता है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हम लेके आते रहेंगे ऑफ कोर्स, बट फिलहाल मैं दोबारा से स्कीम पे आना चाहूंगी, क्योंकि स्कीम से कुछ क्वेश्चंस है जो बनाए हुए हैं, पर उससे पहले स्कीम अगर पढ़ लें तो मुझे लगता है सर बेटर होगा, राइट। चलिए, तो कुछ स्कीम थी जैसे आप लोगों से अभी शिव सर ने डिस्कस की थी, किसको कुसुम स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरीके से अभी आपके सामने एक और नई स्कीम है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये बात मैं करूंगी आप लोगों से RTS, ठीक है ना, RTS प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो कि एक तरीके का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है। तो RTS क्या है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ये है इसकी फुल फॉर्म। बेसिकली गाइस अभी रिसेंटली इसका फेज 2 जो है वो अप्रूव किया है। किसने अप्रूव किया है, गवर्नमेंट ही अप्रूव करेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, एनवायरनमेंट चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने जी फेज 2 को अभी रिसेंटली अप्रूव किया है, जिसके अंदर क्यूमुलेटिवली एनर्जी कैपेसिटी को बताया गया है 40,000 मेगावाट, जो कि 2022 तक हम लोगों को अचीव करना है। तो एम्बिशन जो है, शॉर्ट एम्बिशन जो है वो हमारा 2022 तक का वो कितना है, RTS स्कीम के द्वारा 40,000 का, ठीक है ना। तो यही जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था, फोटोवोल्टिक सेल या फोटोवोल्टिक सिस्टम के द्वारा यहाँ पर एनर्जी क्रिएट करने की बात की जा रही है। और DC पावर जनरेट की जाएगी, डायरेक्ट करंट पावर जनरेट यहाँ पर की जा रही है इन पैनल्स को लगा के। फिर इसे AC में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे घर में AC यूज होता है, बट जो बाहर से ट्रैवल करके आती है वो DC होती है, देन DC से AC कन्वर्ट होता है और फिर हम लोग उसे यूज करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी आप लोगों की ग्रिड कनेक्टेड है SPV रूफटॉप, वो क्या करेंगे, जितने भी रेजिडेंशियल चीजें हो गई, कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गया, सभी के सभी तरीके के एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर ये काम करेंगी। साथ ही साथ जो भी हमारा डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स को, उसको मिटिगेट करने की, मिटिगेट मतलब उसे कम करने की, जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स को उनको कम करने की, क्योंकि उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं,
तो कोशिश कर रहे हैं कि किस पे आ सके, हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे आ सके। साथ ही साथ गाइज 2 और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स इसके ये हैं कि जो आपका एनवायरमेंट में हम लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं अभी सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर, वो प्राइवेट से आ रहा है, राइट। तो प्राइवेट, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल तीनों में हम एक अच्छा ट्रेड ऑफ लेके आ सके, ये भी इस स्कीम का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ जो भी आपकी सोलर पावर्स हैं फ्रॉम रूफटॉप्स टू स्मॉल प्लांट्स, उन सबको ग्रिड प्रोवाइड किया जा सके, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हिंदी में भी स्कीम है और इसकी दोनों की पीडीएफ, ये जो टॉपिक टॉक्स में 2 चीजें डिस्कस करी, पहले आप लोगों से बेसिक्स और अब जो आप लोगों से स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम जो है वो विंड से रिलेटेड फिर आ गई है कृतिका मैम के पास। थैंक यू मैम। आज शायद हवा में रह के काम करना पड़ेगा सारा। सो गाइस, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पिरामिड पॉलिसी आपके लिए है, सॉरी पिरामिड नहीं है, हाइब्रिड पॉलिसी, सॉरी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो देखिए 2009 के अंदर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, जो आपके सोलर विंड सोलर जो पीवी थी, जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं, उनके सेल्स का अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, उनका ट्रांसमिशन किया जा सके और एक बेहतर लैंड स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। इसी को लेकर के दोस्तों आपके विंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम जो था, उसके मेन क्या काम होते हैं। पहली बात तो ये कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है जो वही आपके एक बेटर ग्रिड स्टेबिलिटी को बताता है। इसी के साथ साथ इससे न्यू टेक्नोलॉजी, मेथड्स, हमारे जो अभी जो कंबाइंड ऑपरेशन चल रहे हैं वो, और इसी के साथ साथ जो हमारे सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट्स होते हैं उनको लेकर के थोड़ी हेल्प करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोलर एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे, तो ये जो सबसे मोटी चीज जो निकल करके आई थी कि पोटेंशियल ये बोलता है कि आने वाले लगभग 20 साल बाद, लाइक 2040 तक की गणित ये बोलती है कि अभी जो रेट है फोटोवोल्टिक सेल्स की या जो सोलर पावर प्लांट है, उनमें 99% तक उनकी रेट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अभी ये बहुत महंगा है। तो उसी को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है, मेथड है, उन्हीं को अपना करके इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ताकि ये सभी के लिए अप्रोचेबल हो और सभी लोग इसको अप्लाई कर सके। लोग चाहते हुए भी इसको अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि सबको लगता है कि जितने में हम इसको प्लांट लगाएंगे उतने में हम 10 साल का बिजली का बिल दे देंगे, हेडक और खत्म। तो ये जो चीजें थी, जिसमें आपके विंड और सोलर दोनों को कंबाइंड रूप से 2018 के अंदर गाइस ये पॉलिसी आई थी, जिसका नाम था द नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। इंडिया की ये अपनी पॉलिसी है, जिसमें सोलर और विंड दोनों की ही जो नॉर्मल जो टेक्निक्स हैं, वहां के मेथड्स हैं, जो अभी काम चल रहा है, उसको कैसे बेटर वे में प्रेजेंट किया जाए, उसको लेकर के इसमें काम किया गया था। एक बार मैम हम हिंदी का भी देख लेते हैं। सब लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो सर आपके लिए यहाँ पर एक नई स्कीम लगाई है हमने, विंड पॉलिसी। सो बेसिकली जो ये नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है, ये आपका जो इंडिया का जो EEZ है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये याद रख लेना कि इस क्लास से, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, आई गेस हम तीनों गारंटी दे सकते हैं कि इस क्लास से आपको पीपल एनवायरनमेंट की कम से कम 15 से 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मिलेंगी। और ये मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। EEZ होता क्या है, मैच द कॉलम में भी आते हैं मैम ऐसे कि मैच कर दो फुल फॉर्म्स को। तो ये चीजें कुछ याद रखने वाली होती है, इनको मार्क किया करो और नोट डाउन भी कर लिया करो। जैसे कुसुम की फुल फॉर्म हो गई, RTS की फुल फॉर्म हो गई, तो इन चीजों को यार लिखा करो और याद किया करो। जी सर। सो बेसिकली मैम जो EEZ होता है, इंडिया एक बहुत मतलब अपन बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो इतनी बड़ी है ना, जो कि करीबन 7,600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 8 जोन बनाए हैं गुजरात और तमिलनाडु में। हर एक स्टेट पे 8-8 जोन बनाए हैं, जहां से जो भी आपकी ऑफशोर विंड एनर्जी है उसको हम हार्नेस कर सकें। और इसमें 70 गीगावाट का बेसिकली वो पोटेंशियल है, टारगेट है यहाँ पे, जिसको हार्नेस करना है। स्कीम में मैम बस इतना ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको 8-8 जोन में बांटा गया है गुजरात और तमिलनाडु, जो कि नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी के अंदर में है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आपने बताया कि EEZ वाला, तो मैम शायद UGC नेट में भी पूछ सकता है इसको, बट अगर कोई अदर एग्जाम में वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि EEZ में कौन क्या क्या हो सकता है, कितना एरिया उसके अंडर में आता है, कितना नॉटिकल माइल उसके अंडर में आता है। जैसे कि कृतिका मैम बताएंगे कि कितना नॉटिकल माइल में
EEZ में आता है एरिया? कितना नॉटिकल माइल होता है एरिया? सर देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे अभी विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जो EEZ है इसको लेकर के जैसे आपने बताया कि हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली वही बात सर, कोस्टल रीजन के अंदर जो 7,600 किलोमीटर का एरिया है, ये हमारी कोस्ट लाइन को कवर करता है इंडिया के अंदर, स्पेशली चाहे गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक प्रॉपर कोस्ट लाइन को। जी हाँ, मैम बना नहीं सकती है तो मैम के हाथ में पेन नहीं है, मैं कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को उतना तो अब ऑफ कोर्स नहीं मैम, ये बहुत सही बनाया है। नहीं मैम, आपने बहुत सही बनाया है। नहीं मैम, हाँ कंटिन्यू मैम। इधर गुजरात से शुरू होते मैम समझा रही थी कुछ कि कोस्टल रीजन से रिलेटेड है ये आप लोगों के लिए, और ये आपको याद रखना है ना? तो मैम जहां तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट जहां तक मुझे याद है कि 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है वो EEZ के अंदर आता है। हाँ 200 हाँ 200 नॉटिकल माइल का। तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे अपने प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉम्बे हाई में लगा हुआ है मैम, ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर सकते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, है ना। जो आपका एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो विंड एनर्जी उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ये एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स रिच एरिया होता है मैम ये, है ना। तो ये पॉलिसी उसी लिए गवर्नमेंट लेके आई है। जी मैम। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि ये स्कीम तो कृतिका मैम को ही समझानी चाहिए, अटल ज्योति योजना, अजय योजना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इतनी इम्पोर्टेंट आपकी योजना है। जी मैम। बिल्कुल मैम, अटल ज्योति योजना जिसे अजय के नाम से जाना गया है, ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2016 में। तो अटल नाम से वैसे अपन सब समझ सकते हैं कि अटल नाम हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम से इस योजना को शुरू किया गया था। और अटल हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो भी अक्षय संसाधन होते हैं जो कभी हटते नहीं, तो ऐसे भी हम इसको अटल के डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फेज 2 था वो अभी लॉन्च हो चुका है। फेज 1 सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये था कि लगभग जो 50% जो हाउस होल्ड होते हैं वो ग्रिड पावर से, अगर हम 2001 की जनगणना करें तो उसके अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। ये आपके स्पेशली जो सोलर लाइटिंग होती है उसकी मदद से सभी लोगों को प्रकाश देने की इसमें बात की गई थी, जिसके अंदर आपकी स्ट्रीट लाइट में जो रोड्स होती हैं वो रूरल एरिया हो गया, सेमी रूरल एरिया हो गया, अर्बन एरिया हो गया, वहां पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। और इसी के साथ साथ मैम अजय योजना जो है चलिए गाइस, तो मुझे ऐसे लगता है कि टाइम ओवर हो गया है मीटिंग का, इसीलिए ऐसा हुआ। बट 1 मिनट हमें दीजिएगा, हम लोग वापस आएंगे। 1 सेकंड का समय मुझे दीजिएगा। अटल योजना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, छोड़ना नहीं है, इस योजना को कंप्लीट करवाऊंगी आज, ठीक है। अटल योजना के बारे में बात कर रहे थे गाइस यहाँ पर, और कृतिका मैम एक बार आ जाए, कृतिका मैम को भी ज्वाइन कर लूं। मुझे लगता है सर ये सारी स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनका अगर एक एक बार थोरो रीडिंग भी लगा ले तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो आई गेस जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम तो यही कहेंगे आप लोगों को, है ना, कि आप लोगों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके की स्कीम्स को अच्छे से याद रखें। जी मैम, क्योंकि एक भी स्कीम ऐसी नहीं है मैम जहां से क्वेश्चन नहीं पुट अप हुआ हो, हर एक स्कीम से क्वेश्चन निकला है, हर एक स्कीम से क्वेश्चन निकला है, तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए सर, तो कृतिका मैम हमारे सामने थी, कृतिका मैम समझा रही थी। जी मैम कंटिन्यू।
बिल्कुल। तो मैम अटल ज्योति योजना थी, इसको लेकर के जो सबसे पहले जो काम किया गया था, नो डाउट ये जो स्कीम थी 2018 में लॉन्च हुई थी, बट ये एक इसका जो दूसरा सत्र था वो अभी 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले जो 2015 में 30 नवंबर 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन किया था। उसी का एक पार्ट हम अटल योजना को मान सकते हैं, जिसका मेन एम की अगर मैं बात करूं तो जो लाइट है, लाइक जिसको हम बोलते हैं ना हर घर ज्योति, कभी भी हर घर ज्योति का एक नया इसकी मोटो चला था, उसी को बेस बना करके यहाँ पे सार्वजनिक स्थल हो गए हमारे ग्रामीण एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं मिल पाती है, उसके लिए यहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू सभी को वो इलेक्ट्रिसिटी देना था, जिसका अभी जो सेकंड जो फेज था वो अभी रिसेंटली 2019 के अंदर, 18 में फर्स्ट आया था, सेकंड फेज 2019 में आया था। इसकी स्टार्टिंग की जाए तो 2015 से इसकी स्टार्टिंग मेनली मानी जाती है। अब मुझे लगता है इसी के बाद में एक बार हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी समझा देना चाहिए कि वो क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप लोगों के सामने है गाइस। जी मैम। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, और मुझे पता नहीं क्यों मैं और शिव सर नहीं दिख रहे हैं। सो गाइस, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म में इसको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि कब ये लागू हुआ था। तो कोप वही 21 जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, कोप 21 में इसको अडॉप्ट किया गया था, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, और जिसमें पीएम, इंडिया के पीएम और जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों ने मिलके इसको लागू किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। और उस टाइम पे 121 कंट्रीज थी, और इफ आई एम राइट कि अभी 123 कंट्री हैं जो इसके पार्ट है। आई थिंक कृतिका मैम मेरे को करेक्ट करेंगे, 123 कंट्री इसके अभी पार्ट है। और कंट्री कौन से हैं गाइस? जो ट्रोपिक ऑफ कैंसर और ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आते हैं, कौन से कंट्री? मेनली सनसाइन कंट्री, जहां पे सबसे ज्यादा आपका सोलर की धूप आती है, मतलब बेसिकली सनसाइन कंट्रीज, है ना। तो जो सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन जो कंट्रीज जहां पे आती हैं, उन कंट्री, वो कंट्री है जो इसके पार्ट है गाइस। और एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और करंटली इसकी जो चेयर है वो भारत के पास है ना। 2022 तक उसकी चेयर है वो भारत के पास ही रहेगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। रिसेंटली ही सर ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था मैंने करंट अफेयर में कि अभी चेयर किसके पास में है। और फ्रांस और इंडिया का ये क्यूमुलेटिव प्रोग्राम है गुरुग्राम के अंदर। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ऐसा पहला इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारे देश के अंदर है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन सभी शिव सर ने बताए, उसके अलावा ये क्वेश्चन भी याद रखना कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश के अंदर है। तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई गेस अगर दोनों ही आई गेस एजुकेटर्स मुझसे अग्री करेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम लोगों ने देखे हैं ना पिछले 2 साल के अंदर, तो वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से है गाइस। और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है चीजें, जितनी भी अभी यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही है। हिंदी में भी सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है ना, मतलब हम लोगों ने लिख दी है। तो आप लोग इसको याद रखने हैं कि कैसे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है, और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे। बट ये टॉप क्वेश्चंस और टॉप आप लोगों के लिए स्कीम्स थी जो आपको पता होनी ही चाहिए, है ना। वैसे तो एनवायरनमेंट अथा है, मुझे लगता है कि जितनी बड़ी ज्योग्राफी उतना बड़ा एनवायरनमेंट है, तो वो तो आपको पूरा साल भी पढ़ाते रहे तो कम ही है। बट डेफिनेटली हमारा काम यहाँ पर है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान से पढ़ते रहें। इसी तरीके से गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं प्लस पर भी और आइकॉनिक पर भी। आइकॉनिक में बेस्ट फायदा क्या है, अभी आपको पता है कि एग्जाम है मई के एग्जाम के बाद में आप लोगों का आएगा गाइस जून एंट्रेंस फॉर पीएचडी। और एंट्रेंस में आपको तैयार करना होता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है, रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीजों को लेकर एक पर्सनल गाइड है जो अनअकैडमी आप लोगों के लेकर आया है, एक रेवोल्यूशन जो हमें लगता है कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है तो आप 12 महीने का प्लस ले सकते हैं। या अगर आप लोगों को और बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए कि आपको चाहिए कि आप प्लस के साथ साथ एक गाइड भी लें, तो उस गाइड के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं। इकोनॉमिकल बहुत है, क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को बताया भी होगा कई क्लासेस में कि इससे ज्यादा की तो मैंने टेस्ट सीरीज ले ली थी। तो अनअकैडमी ने एक रेवोल्यूशन लेके आया है कि कम से कम प्राइस में बच्चा पढ़ सकता है। और मुझे नहीं लगता यूजीसी नेट के अंदर 16,000 रुपए 6 महीने का
आइकॉनिक पर्सनल गाइड के साथ में, और 12,000 रुपए 12 महीने का कहीं भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए आता है गाइस, वो भी इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में। तो रेफरल कोड्स आपके सामने है, जो रेफरल कोड आपका मन करता है आप उसे लगाइए और जितना जल्दी हो सकता है अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि मेरा नया बैच शुरू हो चुका है 5 मार्च से, शिव सर का भी डेफिनेटली रनिंग के अंदर, कृतिका मैम का भी शुरू होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हमारे अलावा भी जितने एजुकेटर्स हैं वो सब आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा एक नया इनिशिएटिव जो था टॉपिक टॉक्स, ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार जल्दी से एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे, थम्स अप करके हम सभी लोगों को बताइए कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, लाइक सभी लोग कर दें जितना जल्दी हो सकता है, और शेयरिंग करें, क्योंकि मुझे लगता है दिन का समय है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको खबर नहीं मिल पाई है इस वीडियो की अभी भी, तो मैं चाहूंगी कि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे ताकि वो लोग रिकॉर्डिंग देख सके। और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, हम तीनों ही कोशिश करेंगे कमेंट पढ़ के जो भी रिप्लाई हो सकता है हम उसे दे सकें और अगली क्लास में और बेहतर तरीके से आपको वो एक्सप्लेन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से टॉपिक टॉक इनिशिएटिव के बारे में आप अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताओगे, सो दैट हम अगले सैटरडे के लिए कुछ बेहतर प्लान कर सकेंगे। और अगली बार सोच रहे हैं कुछ डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड कुछ लेके आए, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कुछ लेके आए, वो सब जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे जरूर और आप लोगों के लिए लेके आएंगे गाइस। पीडीएफ जो है वो मैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करवा दूंगी गाइस, आज की भी और पिछले सैटरडे की भी, ठीक है ना, तो दोनों की ही पीडीएफ मैं पिन करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। इसके अलावा शिव सर और कृतिका मैम कुछ बोलना चाहें तो, कोई अपनी क्लासेस के बारे में बताना चाहें तो। मैम क्लासेस तो रोज ही चलती हैं, बस एक ही चीज बोलनी है मेरे को कि अब इनके पास बहुत कम टाइम है, तो जितना इन्होंने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करें, वो ज्यादा से ज्यादा मैम, है ना, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करो, वरना तो लास्ट में क्या होगा कि बहुत सारा मटेरियल आपके पास में, इतना मटेरियल होगा कि समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये राइट टाइम होता है मैम आई थिंक चीजों को कंसोलिडेट करने का, बिल्कुल, क्योंकि बाद का टाइम तो हमें बहुत रिवीजन के लिए रखना पड़ता है, इस टाइम पे अपने आप को कंसोलिडेट कर लो, जो काम की चीज है उनको संभाल के रखो क्योंकि रिवीजन के लिए काम आएगी। ये कहना है। बिल्कुल सर। चलिए चलिए गाइस, तो खत्म करते हैं आज का हमारा वीडियो, ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर सैटरडे एंड संडे। थोड़ा आराम भी करना है ना, ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप लोग क्लासेस में ही लगे रहते हैं, थोड़ा मस्त रहिएगा, रिलैक्स करिए, रिविजन्स पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेके आने की कोशिश करेंगे।